होम्योपैथी में कैंसर का इलाज नहीं है? बिल्कुल नहीं है। कि वैद्य के पास जाना जरूरी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथी डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर, जहाँ लिखा होगा बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन कैंसर का पूरा इलाज है। तो उनसे ये जरूर पूछें कि डॉक्टर साहब क्या आपने कैंसर में पढ़ाई की है। एक सोच है कि उनको कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, ये किसी से ना बताना। पेशेंट हमारे पास लेट आता है, ये रूरल एरिया में मोस्ट कॉमन, और अगर टोटल महिलाओं में कैंसर देखा जाए तो सेकंड मोस्ट कॉमन होता है। जो गांव से जो महिलाएं होती हैं, सर्वाइकल कैंसर की अगर मैं बात करना चाहूँ, तो महिलाएं अपनी समस्या को किसी को बताना नहीं चाहती। अगर महिला डेली ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करे, उससे अच्छा डॉक्टर नहीं हो सकता। नहाते हुए इट टेक्स हार्डली 30 सेकेंड, पेप स्मीयर, एक छोटा सा टेस्ट जो आज आपको बता देगा कि आपकी गायनी ऑर्गन्स में कुछ ऐसे बदलाव तो नहीं आने लगे जो 10-15 साल के बाद कैंसर बन सकते हैं। क्या ऐसी सलाह देना चाहेंगे जिससे वो कैंसर के खतरे से बच सके? अल्कोहल बिल्कुल छोड़ दीजिए, स्मोकिंग छोड़ दीजिए। जो इस स्टेज तक पहुंच गए लेकिन वो आपके पास आ सकें, आपसे कनेक्ट हो सकें और आप उनको सही इलाज दे सकें। कोई भी व्यक्ति किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस का अगर हमारे पास आता है, उसको ओपीडी फीस देने की भी जरूरत नहीं। ये सोच, ये पहल कहाँ से शुरू हुई, कैसे आपने इस पहल को स्टार्ट किया? क्योंकि ये भी एक देश प्रेम है, देश की एक सेवा आप कर रहे हैं। की जिम्मेदारी है कि सभी को स्वास्थ्य के लिए बराबर मौका मिलना चाहिए, और स्पेशली अगर कैंसर जैसी बीमारी है उसमें जरूर मिलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा। आजादी सिर्फ देश को आजाद कराने का नाम नहीं है, बल्कि हर इंसान को स्वस्थ और सुरक्षित जीवन देने की जिम्मेदारी है। इस इंडिपेंडेंस डे पर ऐसे ही एक डॉक्टर से हम बात करने जा रहे हैं जिन्होंने ज़रूरतमंद और गरीब लोगों का इलाज किया, देश सेवा करी, एक मिसाल कायम की है। आज उनसे हम बात करेंगे और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के बारे में जानेंगे, क्यों ज़रूरी है इसके समय पर स्क्रीनिंग और इसके लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी हम जानेंगे। क्या कुछ कर सकते हैं इस खतरे से बचने के लिए, ये भी हम उनसे जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया के स्पेशल पॉडकास्ट पर। डॉक्टर राजेंद्र कुमार मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहले मैं आपका हाल जानना चाहूंगी, कैसे हैं डॉक्टर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नैना, एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू एंड टू ऑल द ऑडियंस। मैं डॉक्टर राजेंद्र हूँ, मेरा कैंसर का फील्ड है, और कैंसर में आज भी देश में बहुत डिफरेंसेस हैं ट्रीटमेंट में, रूरल वर्सेस अर्बन। तो इंडिपेंडेंस डे पे हम यही डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे दूर कर सकते हैं और कैसे लोगों को मदद कर सकते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र, सबसे पहला सवाल मेरा ये है, और दर्शकों को मैं ये बात बताना चाहूंगी कि आप क्योंकि कैंसर अपने आप में एक ऐसा नाम बन चुका है जिसको सोच के भी अब डर लगने लगा है। लेकिन ये बहुत ही कॉमन बीमारी के रूप में लगातार फैलता जा रहा है। कैंसर अब ऐसी बीमारी नहीं रही जो रेयरली होती थी। अब हर एक तीसरे आदमी को, तीसरे इंसान को कैंसर से पीड़ित मतलब हम देख ही लेंगे। और ऐसी स्थिति में जहां पर कैंसर का इलाज इतना महंगा होता है, लोग इसको कराने से डरते हैं। कई ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित होते हैं और धीरे धीरे उसके शिकार हो जाते हैं, लेकिन बड़े डॉक्टर्स के पास जाने से डरते हैं। और ऐसी स्थिति में आप लोगों को मुफ्त इलाज प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा कोई इलाज है तो आप उसको लो कॉस्ट में प्रोवाइड करा रहे हैं। ये सोच, ये पहल कहाँ से शुरू हुई, कैसे आपने इस पहल को स्टार्ट किया? क्योंकि ये भी एक देश प्रेम है, देश की एक सेवा आप कर रहे हैं देखा जाए तो इंडिपेंडेंस डे पे इसलिए आप स्पेशल गेस्ट बन के हमारे आए हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे? नैना, मेरे फादर आर्मी में थे, मेरी फैमिली फोर्स में रही है, और मेरा जुड़ाव देश के लिए, जब मैं बचपन में भी हम लोग बात करते थे तो हम लोग उत्तर प्रदेश के एक छोटे टाउन से हम बिलोंग करते हैं, फार्मर फैमिली रही, और जब हम देखते थे कि कोई भी गांव में बीमार होता था तो उसे कहाँ इलाज के लिए जाना है ये ही नहीं पता होता था। तो मैंने अपनी एजुकेशन, अपना इनिशियल MBBS KGMC लखनऊ से किया, और वहाँ भी हम देखते थे कि उत्तर प्रदेश के जो रिमोट एरिया से लोग आते थे वो इतना लेट हम तक पहुंचते थे कि उनकी स्टेज एडवांस हो जाती थी। और आप देखेंगे कि गरीबी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे आपने देखा होगा कि लोग ज़्यादा टोबैको का यूज़ करते हैं, खैनी खाना, और ये सब गरीबों में इट्स ए रूटीन उस वर्ग में। लेकिन उनके पास फाइनेंसेस नहीं है कि वो अपना इलाज बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स में जाके करा सके, बट उनका अधिकार है। देश की जिम्मेदारी है कि सभी को स्वास्थ्य के लिए बराबर मौका मिलना चाहिए, और स्पेशली अगर कैंसर जैसी बीमारी है उसमें जरूर मिलना चाहिए। हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, मैं अपने होम टाउन हर शनिवार को हम ओपीडी करते हैं।
जी। उस ओपीडी का मकसद लोगों को गाइड करना, एजुकेट करना, स्क्रीनिंग प्रोग्राम करना, कैंप लगाना, और कई बार तो हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करते हैं, फुटबॉल मैच किया, क्योंकि लोगों को अगर हम सीधे सीधे बोले कि आप स्क्रीनिंग कराने आइए, लोग नहीं आएंगे, डरते हैं, समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम 2 दिन का एक मैच करते हैं तो वहां लोगों को बातों बातों में हेल्थ चेकअप भी करते हैं जी। वीकली ओपीडी करने का मकसद ये है कि जब भी किसी को कोई डाउट हो वो हमारे पास आ सके। उसके बाद इलाज की बात आती है, तो जिन हॉस्पिटल्स में हम लोग काम करते हैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, शायद इसलिए थोड़ा कॉस्टली है। उसको दूर करने के लिए सरकार भी पहल करती है। जो लोग बहुत गरीब है उनके पास EWS कार्ड अगर होता है तो हम उनको पूरी मदद करते हैं, वो पूरा फ्री इलाज कराते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या है आपके पास इंश्योरेंस नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं और EWS कार्ड भी नहीं। अब क्या करें? ऐसे लोगों के लिए यूजुअली हम लोग हॉस्पिटल की मदद लेके हम उनका जो ट्रीटमेंट है वो डिस्काउंटेड रेट पे बहुत ज्यादा कर देते हैं, कुछ ड्रग्स फ्री कर देते हैं, अपनी ओपीडीज की कॉस्ट फ्री कर देते हैं। उसके साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री राहत कोष और प्रधानमंत्री राहत कोष में भी हम एप्लीकेशन देते हैं, जो यूजुअली उनके लोकल जो भी मिनिस्टर्स हैं उनके थ्रू SDM से होते हुए वो मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय जाती है और मैक्सिमम पेशेंट्स को 3 लाख 4 लाख 5 लाख की वहां से उनको आर्थिक मदद मिल जाती है। तो इस तरीके से हम लोग गरीब लोगों का भी, मध्यम वर्गीय लोगों का भी हम इलाज कैंसर में कर पा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर, जहां देश आजादी का जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो कई लोग अभी भी इस बात को लेकर अभी तक आजाद नहीं हुए हैं कि वो अपनी बात शेयर कैसे करें। खास करके मैं महिलाओं की बात करना चाहूंगी, जो गांव से जो महिलाएं होती हैं, सर्वाइकल कैंसर की अगर मैं बात करना चाहूं तो महिलाएं अपनी समस्या को किसी को बताना नहीं चाहती। और जब तक वो समस्या को बाहर निकाल पाती हैं, लोगों को बता पाती हैं, तब तक स्टेज 4 या स्टेज 3 तक वो पहुंच चुकी होती है। तो ये जो एक सोच है कि उनको कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, ये किसी से ना बताना और इसको तब तक खींचना तब तक वो तकलीफ उतनी ना भर जाए कि इलाज की कोई गुंजाइश ना रह जाए। बिल्कुल सही। तो ये कैसे लोगों को मतलब इस चीज से आजाद कर पाएंगे अभी भी हम, कि दिमाग उनका इस तरीके से खुले कि उनको अगर पहले ही दिन कोई समस्या हो रही है, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर से लेकर हो, चाहे वो सर्विकल कैंसर से लेकर हो, दोनों ही ऐसी समस्याएं जो हम जैसी महिलाएं तो शेयर कर लेंगी शायद, लेकिन गांव की जो महिलाएं वो आज भी शेयर नहीं कर सकती किसी से ये बात कि उनको ब्रेस्ट में कोई दिक्कत हो रही है, सर्वाइकल कैंसर की जैसी कोई उन्हें समस्या हो रही है। कैसे इस चीज को आप डील करेंगे? सो नैना, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि महिलाओं में अगर हम अर्बन पॉपुलेशन और रूरल को डिवाइड करके मोस्ट कॉमन कैंसर देखें तो रूरल एरिया में आज भी सर्विक्स का कैंसर मोस्ट कॉमन है। अब दर्शकों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये है क्या सर्विक्स, सर्वाइकल कैंसर, ये गर्दन का जो सर्वाइकल पेन है वो नहीं है। तो सर्विक्स जो है यूट्रस के लोअर मोस्ट पोर्शन को कहा जाता है और ये रूरल एरिया में मोस्ट कॉमन, और अगर टोटल महिलाओं में कैंसर देखा जाए तो सेकंड मोस्ट कॉमन होता है। और जैसे हमने ब्रेस्ट कैंसर की बात करी, हम दोनों को अगर कंबाइन कर लें तो ब्रेस्ट कैंसर टोटल महिलाओं में होने वाले कैंसर का करीब 25% और करीब 20 से 23% सर्विक्स का, गायनी के कैंसर्स होते हैं। तो केवल अगर हम ब्रेस्ट और गायनी कैंसर की बात करें तो मोर देन 50% टोटल कैंसर जो महिलाओं में होने वाले हैं वो ये होते हैं। अब ये दोनों ही अंग ऐसे हैं जो थोड़ा सा हमारे समाज में, जिनके बारे में हम डिस्कस नहीं करना चाहते, और इनमें होने वाली कोई भी प्रॉब्लम महिलाएं इसको पहले तो नॉर्मल मानती है। सो अगर कभी भी गायनी कैंसर्स होंगे, सर्विक्स के कैंसर होंगे, तो मोस्ट कॉमन नैना जो प्रॉब्लम आती है वो ब्लीडिंग को लेके आती है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग। सो सबसे पहले महिला सोचती है ये तो ऐसे ही है, वो 2-4 महीने इसी में निकाल देंगे, एबनॉर्मल ब्लीडिंग इज कॉमन, क्योंकि उन्होंने पिछले 10, 20, 30 सालों में देखा है कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग इज कॉमन। लेकिन जो ब्लीडिंग बार बार हो रही है, पेनफुल है, आपके नॉर्मल रूटीन मासिक धर्म के अलावा है, वो अलार्मिंग है, उसकी बात जरूर करनी चाहिए। और आज भी अगर हम बात करें गांव में, आज प्राइमरी हेल्थ सेंटर वहां है, किसी न किसी परिवार में कोई ना कोई एजुकेटेड बच्चा जरूर होता ही है, तो उन लोगों को अपने प्राइमरी हॉस्पिटल में जाना चाहिए, उन्हें बात करनी चाहिए। और इसके लिए हम लोग भी जब कैंप लगाते हैं तो हम स्पेशली फोकस करते हैं गायनी मैलिग्नेंसीज पे। हम बात करते हैं कि जो गायनी प्रॉब्लम्स होती हैं उसका क्या इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो जो लोग आप कहते हैं ना, जैसे कि पढ़े लिखे लोग तो कर देते हैं,
नहीं करते। पेप स्मीयर एक छोटा सा टेस्ट जो आज आपको बता देगा कि आपकी गायनी ऑर्गन्स में कुछ ऐसे बदलाव तो नहीं आने लगे जो 10-15 साल के बाद कैंसर बन सकते हैं। ओके। एनुअल टेस्ट है, ओपीडी टेस्ट है, जैसे गायनी एग्जामिनेशन करते हैं वैसे होता है, 2 मिनट लगती है, कॉस्टली भी नहीं है, नहीं कराते लोग। पेप टेस्ट, पेप स्मीयर। तो पेप स्मीयर एक गायनी का छोटा सा टेस्ट है और इसको कोई भी गायनी डॉक्टर कर सकती है। इसके लिए कैंसर स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए। ये गांव देहात कस्बों में भी अवेलेबल है। अच्छा। तो पहला टेस्ट मैं कहूंगा कि पेप स्मीयर करना चाहिए। इट्स नॉट कॉस्टली। और दूसरी चीज जिसमें बिल्कुल कॉस्ट नहीं लगती, जो फ्री है, हमने ब्रेस्ट कैंसर की बात की जी। मैं कहना चाहूंगा सभी को, जितनी भी महिलाएं हैं, स्पेशली जो 30 ईयर से ऊपर हैं, उन लोगों को यंग एज से प्रैक्टिस करना चाहिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। नहाते हुए, जैसे ये ब्रेस्ट है, ये 4 उंगलियां है घड़ी की सुई की तरह, 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock, 9 और फिर सेंटर पोर्शन, राइट हैंड लेफ्ट ब्रेस्ट, लेफ्ट हैंड राइट ब्रेस्ट। नहाते हुए इट टेक्स हार्डली 30 सेकेंड, क्योंकि हम ये कहते हैं कि पेशेंट हमारे पास लेट आता है, लेकिन कोई चाह के तो लेट नहीं आता। वो नहीं समझ पाता कि उसे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी उसके शरीर में पल रही है। अगर महिला डेली ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करे, उससे अच्छा डॉक्टर नहीं हो सकता। वो अपने बॉडी में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव को पकड़ सकती है। जैसे हम कहते हैं कि स्टेज 1 स्टेज 2 हमारे पास 30% आता है और स्टेज 3 स्टेज 4 हमारे पास आता है 60-70%। सो नैना, मैं थोड़ा सा स्टेजिंग में बोलना चाहूंगा कि 2 से 5 सेंटीमीटर की गांठ अगर हम पकड़ लेते हैं, मुंह में हो या ब्रेस्ट में हो, ये स्टेज 2 है, ठीक है, विच इज हाईली क्योरेबल। 90% से ज्यादा क्योर रेट है। तो अगर महिला को शक होगा, वो डॉक्टर के पास जाएगी। दैट इज क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। हम उनको छुएंगे और एग्जामिन करेंगे। उसके बाद छोटा सा अल्ट्रासाउंड और छोटा सा बायोप्सी टेस्ट, इससे हम देख सकते हैं, इससे हम कर सकते हैं। तो हमें इंडिपेंडेंस डे पे हमें ये अपने लोगों को कहना चाहिए कि एक स्वस्थ देश, एक कामयाब देश तभी है जब उसके लोग स्वस्थ है, मजबूत है। अगर हम इंडिविजुअली स्ट्रोंग हैं, हमें कोई बड़ी बीमारी नहीं है, तभी हम देश में देश की तरक्की के लिए हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और कैंसर तो अगर किसी परिवार में हो जाए तो बहुत आर्थिक रूप से ये प्रभाव डालता है। तो इससे हमें बचना चाहिए, हमें बचने के तरीके अपनाने चाहिए। देखिए, क्योंकि आपने कहा कि आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। अभी जो 3rd स्टेज या 4th स्टेज के लोग हैं, जिन्हें पता चल गया कि वो कैंसर से पीड़ित हैं और वो गांव से बिलोंग करते हैं या गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो तरह तरह के इलाज होते हैं, जैसे कीमोथेरेपी करानी है या फिर उसके अलावा बहुत सारी चीजें करानी पड़ती हैं क्योर करने के लिए, और वो सब महंगी होती हैं डॉक्टर। और जिस हॉस्पिटल में आप कार्यरत हैं, वो उस हॉस्पिटल में जाने के बाद, मतलब कि अगर कोई पेशेंट जाता है तो ऑब्वियसली उसकी आर्थिक स्थिति उसके लिए अच्छी होनी चाहिए जी। तो ऐसे जो पेशेंट है जो 4th स्टेज तक पहुंच चुके हैं, 3rd स्टेज तक पहुंच चुके हैं, वो कैसे क्योर होंगे, किस डॉक्टर? क्योंकि सरकारी अस्पताल में जब भी जाने की सोचते हैं तो इतने दिन बाद वहां नंबर आता है, 2 महीने की वेटिंग, 3 मंथ की वेटिंग, तो उसमें इंसान आधा हो जाएगा कैंसर, क्योंकि बहुत जल्दी दीमक की तरफ फैलता है जी। तो ऐसे लोगों के लिए हम क्या ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसी क्या पहल कर सकते हैं जो इस स्टेज तक पहुंच गए लेकिन वो आपके पास आ सकें, आपसे कनेक्ट हो सकें और आप उनको सही इलाज दे सकें? सो नैना, देखो, पहली चीज होती है कि एक्सेस टू फैसिलिटी जी, ठीक है। तो इसमें एक मिथ है कि जो अच्छे बड़े आधुनिक हॉस्पिटल हैं वो बहुत महंगे हैं जी। ऐसा नहीं है। कोई पेशेंट बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया, लंबे समय आईसीयू स्टे हो गया, तो वो कॉस्टली है, मैं मानता हूं, बट उसमें हॉस्पिटल्स भी मदद करते हैं। लेकिन अगर आप इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं, सबसे पहले जब आपको डाउट हुआ या आपके प्राइमरी फिजिशियन ने बोला देखो कैंसर का डाउट है, यूजुअली ऐसे बोला जाता है क्योंकि कैंसर इज लाइक ए डेथ सेंटेंस, तो कोई कभी नहीं कहता आपको कैंसर हो गया, इवन एज ए कैंसर हम भी नहीं कहते, तो बोलते डाउट है। सो उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस का अगर हमारे पास आता है, उसको ओपीडी फीस देने की भी जरूरत नहीं है। वो कह सकता है कि मुझे डॉक्टर साहब थोड़ा सा आर्थिक तंगी है और मैं आपसे सलाह लेने आया हूं। पहले जरूरी है अच्छी सलाह। जैसे आपने कहा कि कई तरीके के ट्रीटमेंट है, तो कई बार हम रेडिएशन से इलाज करते हैं, कई बार कीमोथेरेपी से करते हैं, कई बार हम लोग सर्जरी करते हैं। सो सबसे पहले पेशेंट का ये डायग्नोसिस होना कि इस व्यक्ति को ये कैंसर है
ये वैरायटी है और ये इलाज चाहिए, तब हम बात करते हैं कि उसके इलाज में कैसे हम मदद कर सकते हैं। सो नैना, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि पिछले 16 साल के मेरे कैरियर में मैंने कभी किसी पेशेंट को मना नहीं किया जी। इसका एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं। जी। एक पेशेंट हमारे यहाँ किसी गरीब से, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो छोटे जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं, जो गरीब लोगों को 10 रुपए 20 रुपए में दवाई भी दे देते हैं, उन्होंने एक ई रिक्शा चलाने वाला बुराड़ी एरिया से एक मुझे फोन करके बोला, डॉक्टर साहब इसे देख लो, मुंह का कैंसर लग रहा है। वो आया, मैंने उससे हिस्ट्री पूछी, रोज गुटखा खाता था, बड़ा सा जख्म उसके मुंह के अंदर। अब मेरे लिए डायलेमा था कि ये व्यक्ति ई रिक्शा चलाता है मजदूरी पे, वो भी किराए की रिक्शा लेके डेली मजदूरी करने वाला व्यक्ति, और वो मैक्स हाउस में बैठा हुआ है कि डॉक्टर साहब इलाज करिए, क्या करें। मेरे लिए समस्या थी कि इसका कैसे समाधान किया जाए। मैंने अपने कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जो गरीब लोगों के लिए साल में 1-2 बार डोनेशन करते हैं। मैंने उनसे बात की कि देखो इसमें इस तरह से हम लोगों को जरूरत है, और उस केस में हमें सर्जरी की भी जरूरत नहीं थी, ये अच्छी बात थी। अच्छा। उसमें केवल रेडिएशन की किरणों का इलाज होना था और हल्की कीमोथेरेपी लगनी थी। कुछ मदद उन लोगों ने की, कुछ मैं कहना चाहूंगा जो हमारे देश में दवा कंपनियां हैं, अगर आप उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं तो वो भी फ्री सैंपल्स दे देते हैं गरीब लोगों के नाम पे। इस तरीके से हमने उसका इलाज स्टार्ट किया। 10 दिन के बाद एक प्रोस्टेट कैंसर के अंकल, जिनकी एज 80 के आसपास थी, जो 2 साल पहले क्योर हो चुके थे, वो मुझे ओपीडी दिखाने आए। अच्छा। और वो गरीब व्यक्ति ओपीडी में बैठा हुआ मेरी वेट कर रहा था। तो वो अंकल ने मेरे से पूछा, डॉक्टर साहब एक चीज पूछूं। मैं थोड़ा ओपीडी हंसी मजाक में करता हूं, क्योंकि हमारी ब्रांच थोड़ी सी खराब है, डरावनी है, तो बड़ा हंसी मजाक में अपने पेशेंट्स को देखते हैं। सो नैना, उन अंकल ने मेरे से पूछा, डॉक्टर साहब मुझे बताइए, वो जो व्यक्ति बैठा है डरा हुआ सा, प्लास्टिक का झोला लेके बैठा है, वो क्या कर रहा है यहाँ, उसका इलाज कैसे होगा आपके हॉस्पिटल में? तो मैंने हंस के बोला, अंकल सब हो जाएगा। अंकल ने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, सब तो नहीं होगा, फाइनेंस की दिक्कत तो आती है, मैं मदद करना चाहता हूं, आप बताएं। अच्छा। मैंने उस मरीज को बुलाया, अंकल से परिचय कराया उनसे, और उन्होंने उसको 2 दिन बाद बुला के 50,000 रुपए का चेक दे दिया। जहाँ चाहा है वहां रहा है, जहां चाहा है वहां रहा है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो, आप सच कह रहे हो कि वो बड़े हॉस्पिटल के अंदर आते हुए डरते हैं। इसका समाधान है कि हम लोगों के पास जाएं, हम लोगों की मदद करें, और सोशल मीडिया पे भी ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं हमारे पास, डेडिकेटेड ऐसे कुछ लोग हैं जो उस व्यक्ति की भूमिका, उसका पारिवारिक बैकग्राउंड और उसकी बीमारी को सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, और उससे भी थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है। तो हॉस्पिटल सपोर्ट, आश्वासन कि आपका इलाज हो जाएगा, और सरकार से मदद, मुख्यमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री राहत कोष, इस सब से मिलजुल के ना हम लोग सभी का इलाज कर पा रहे हैं। तो मतलब भारत में ऐसे कौन से कैंसर है, प्रमुख कैंसर जिनको मैं बोलूंगी, जिनके लिए जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है? जी, स्टार्टिंग में ही। नैना, हम लोग डेली नहाते हैं जी, डेली ब्रश करते हैं जी, मिरर के सामने डेली खड़े होते हैं, बाल ठीक करते हैं, फिर क्यों हमारे मुंह के कैंसर लेट पकड़ में आते हैं? जेंट्स में, पुरुषों में सबसे ज्यादा कैंसर ये मुंह का और गले का होता है। गले में जगह कहाँ है गांठ के लिए? थोड़ा सा भी होगा, आवाज में बदलाव आएगा, खाना निगलने में दिक्कत आएगी, जख्म होगा, दर्द होगा, वो जल्दी पकड़ में आ जाएगा। तो मुंह के कैंसर बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, स्पेशली जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जैसे जो हैवी स्मोकर है, टोबैको च्यू करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उनको तो जरूर चेकअप कराने चाहिए। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर, जैसे मैंने कहा, गायनी कैंसर, उसके बाद लंग कैंसर 2 तरीके से होता है, एक तो स्मोकिंग, दूसरा पैसिव स्मोकिंग, और तीसरा एनवायरमेंटल स्मोकिंग। हम दिल्ली में रहते हैं, किसी भी तरीके से नहीं बच सकते, मतलब हम इतना पॉल्यूशन स्मोक करते हैं कि उससे नहीं बच सकते। जो लोग स्मोकिंग नहीं करते, इवन उनको भी लंग कैंसर की संभावना काफी ज्यादा रहती है। जो लोग थोड़ा स्पाइसी खाना यूज करते हैं, जिन्हें फ्रीक्वेंट एसिडिटी होती है, उन्हें फूड पाइप और स्टमक के कैंसर की संभावना काफी रहती है। तो इन कैंसर से हमें ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है, और ये आप इजीली पकड़ सकते हैं।
क्योंकि ये ऐसी जगह है जहां होगा तो तुरंत वो चिल्ला के कहेगा मैं हूं, मुझे कुछ दिक्कत है। हमें वो आवाज सुननी है जो हम नहीं सुनते। और अगर डाउट प्राइमरी फिजिशियन ने कैंसर का डाल दिया, एक और प्रॉब्लम है हमारे देश में, व्यक्ति कैंसर स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाएगा, फिजिशियन के पास नहीं जाएगा, नहीं जाएंगे, वो जाएगा होम्योपैथी डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर, जहां लिखा होगा बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन कैंसर का पूरा इलाज है। ये जो गुमराह हमारे देश में लोगों को किया जाता है, ये सबसे गलत है। तो क्या मतलब होम्योपैथी में कैंसर का इलाज नहीं है? बिल्कुल नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं होम्योपैथी आयुर्वेदा का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हूं नैना। हम अपने पेशेंट्स को उन लोगों के पास तब भेजते हैं जब हमें उनकी इम्यूनिटी बिल्ड करनी है, हमें उनके साइड इफेक्ट रिकवरी करनी है। कैंसर का प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर हो जाए, जो चाहिए सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, उसके सपोर्ट में आप होम्योपैथी आयुर्वेदा यूज कीजिए, ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि कैंसर इससे ठीक हो जाएगा, कभी नहीं होता। आई एम सो सॉरी। सो वो हमें मिथ बदलना पड़ेगा कि देसी दवाई खा ली, वहां वो वैद है। मैं हमेशा, मेरे अपने पेशेंट्स भी पूछते हैं, ये वैद वाली जो आपने बात की है, ये मैं आप दर्शकों को आपके जरिए बताना चाहती हूँ कि कई लोग ऐसे होते हैं जो इस चक्कर में पड़े रहते हैं कि यहाँ एक वैद्य जी हैं, वहां एक वैद्य जी हैं, वो गारंटी 2 महीने में ठीक कर देते हैं और 4 महीने में ठीक कर देते हैं। वही पेशेंट जो होते हैं, जो उन वैद्यों के पास गए होते हैं, वो कभी ठीक नहीं हो पाते हैं और जिंदगी से वो हार ही जाते हैं आखिरी में। ये सच ऐसे है। लोगों को जो गांव में रहते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे लोग ऐसा सोचते हैं डॉक्टर इसमें कुछ नहीं करेगा, वैद्य के पास ले जाइए। बिल्कुल सही है। क्या होता है ना, परिवार उस टाइम बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब होता है, तो वो हर वो चीज करना चाहता है जो लोग उसे बता रहे हैं। तो ये भी एक ऐसी सोच है जिससे आजाद होना बहुत ज्यादा जरूरी है हर किसी के लिए, कि अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत बड़ी समस्या, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, ना कि वैद्य के पास। ये बात जरूर आप दर्शकों को एक बार जरूर बताइए कि वैद्य के पास जाना जरूरी नहीं है, डॉक्टर के पास ही आपको इस स्थिति में जाना है। सो नैना, ये सच है जो आपने कहा। मैं किसी भी पैथी के खिलाफ नहीं हूं, मैं दोबारा कहना चाहूंगा, हर पैथी अपना योगदान दे रही है लोगों को स्वस्थ रखने में, देश को स्वस्थ रखने में। मैं लोगों को यह कहना चाहूंगा कि जब भी आप किसी वैद्य, किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, पोलाइटली उनसे यह जरूर पूछें कि डॉक्टर साहब क्या आपने कैंसर में पढ़ाई की है। इट्स ए ब्लंट क्वेश्चन, लेकिन आपके लिए तो जीवन का सवाल है। अगर उसने कैंसर की बुक्स पढ़ी हैं, अगर उसके पास कैंसर की डिग्री है, तो आप उससे इलाज कराइए, चाहे वो किसी भी पैथी का है। दूसरा, इट इज एविडेंस बेस्ड। अगर वो डॉक्टर आपकी जांच करता है, इलाज करता है, फिर जांच करता है, ये प्रूफ है। क्या कोई ऐसा एक ब्लड टेस्ट है जिससे हर तरीके के कैंसर का पता लग सके, या बॉडी में कोई कैंसर है और उस ब्लड टेस्ट से पता चल जाए कि इस तरीके की कोई समस्या है? सो नैना, नहीं। हमारे कैंसर 2 तरीके के हैं, एक हम कहेंगे ब्लड कैंसर और एक कहेंगे सॉलिड कैंसर। अगर ब्लड कैंसर का व्यक्ति है, मरीज है ब्लड कैंसर का, तो ब्लड टेस्ट से कुछ आइडिया लग जाता है जी। लेकिन जो सॉलिड ऑर्गन के कैंसर हैं, वो यूजुअली ब्लड टेस्ट से नहीं मालूम चलते हैं जी। अच्छा, परिवार में अगर किसी एक व्यक्ति को कैंसर हुआ है, तो क्या ये जरूरी है कि आगे की पीढ़ी को भी ये समस्या हो सकती है, या उनके बच्चों को और बच्चों के बच्चों को भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं लाइफ में कभी? कुछ कैंसर हैं, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट में कुछ है स्पेसिफिक कैंसर, कोलोरेक्टल, पैनक्रियाज कैंसर, ये कुछ कैंसर हैं जो थोड़ा सा हायर इंसिडेंस होता है कि अगर फैमिली में है तो आगे भी हो सकता है। लेकिन अगर फैमिली में 2 पीढ़ी में कैंसर है, मेरी नानी, मेरी मदर, अगर 2 को है, तो 3rd जनरेशन फीमेल को वो फीमेल वाले कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हो सकते हैं। लेकिन अगर ब्लड रिलेटेड रिलेटिव को हुआ, तो फिर चांसेस काफी कम है, काफी कम है। अच्छा, कैंसर का खतरा कम करने के लिए लोगों को अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव करने चाहिए और क्या क्या करना चाहिए जिससे खतरा कम रहे? नहीं ना, सबसे पहले जो लोग स्मोकिंग करते हैं, इंडिपेंडेंस में मैं कहना चाहूंगा, प्लीज इस गुलामी से छूट जाओ। नो स्मोकिंग। अल्कोहल पे डिबेट है, बट एज ए डॉक्टर मैं कहूंगा, अगर आप अल्कोहल छोड़ सकते हैं, आप अल्कोहल छोड़िए। तीसरी चीज, हेल्दी डाइट खाइए। कुछ लोग कैंसर में कहते हैं दूध मत पियो कैंसर बढ़ जाएगा, शुगर मत लो कैंसर बढ़ जाएगा। तो मैं कहूंगा पौष्टिक खाना, जिसके अंदर सब कुछ होना चाहिए, पौष्टिक खाना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। जो लोग थोड़े मोटे ओबीस हो जाते हैं, उनमें थोड़े कैंसर के रिस्क ज्यादा होते हैं, कुछ पर्टिकुलर कैंसर के। सो हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज
और थोड़ा सा अलर्टनेस। अगर हम हफ्ते में एक दिन, संडे के दिन, छुट्टी के दिन 10 मिनट 15 मिनट अपने शरीर के बारे में सोचे, मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, मेरी कोई ऐसी शरीर में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो पहले नहीं थी अब होने लगी है, क्या मैं इसके लिए अपने किसी साथी से, किसी डॉक्टर से मैं सलाह लूं? तो अगर हम 10 मिनट हफ्ते में एक बार निकाल सकते हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम स्वस्थ रह सकते हैं और किसी बड़ी बीमारी को अगर हो भी जाती है जल्दी पकड़ सकते हैं। तो एक आखिरी सवाल के साथ मैं इस पॉडकास्ट का अंत करना चाहूंगी कि इंडिपेंडेंस डे के इस मौके पर आप लोगों को, हमारे दर्शकों को क्या ऐसी सलाह देना चाहेंगे जिससे वो कैंसर के खतरे से बच सके? क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? इंडिपेंडेंस डे के मौके पे मैं सभी को, दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि कुछ आदतें बिल्कुल छोड़ दीजिए, अल्कोहल बिल्कुल छोड़ दीजिए, स्मोकिंग छोड़ दीजिए, और तीसरी सबसे बड़ी बीमारी जो किसी को नहीं पता, अंधविश्वास। लोगों के बहकावे मत आइए कि यहां इलाज होगा, वहां वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लीजिए, अपना इलाज अच्छे से कराइए। हमारे यहां गांवों में, रूरल एरियाज में सर्वाइकल कैंसर सबसे मोस्ट कॉमन मैंने बताया, और यही अकेला ऐसा कैंसर है नैना जो प्रिवेंट किया जा सकता है। 90% महिलाओं में एक जस्ट एचपीवी वैक्सीन, अगर हम 12-13 साल से लेके 25-30 साल के जो हमारे बालिकाएं हैं, अगर उन्हें ये वैक्सीन लगाए, गार्डासिल, सर्वारिक्स, ये जो वैक्सीन आती है लगवाएं, तो 90% चांस है कि उन्हें फ्यूचर में एचपीवी वायरस रिलेटेड सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। तो हमें ये वैक्सीन लगानी चाहिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए, थोड़ा मेडिटेशन, एज रिलेटेड एक्सरसाइज और स्वस्थ पौष्टिक खाना हमें खाना चाहिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। नमस्कार।